हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 69 है वो होने वाला है फुल फ्लैज क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर बेसिकली आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली बेटा आपके पास एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहाँ पर आपको बोलते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। वैसे तो एग्जाम में ज़्यादातर बेटा रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए बोलते हैं, बट हम कोई स्कोप नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम यहाँ पर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो इससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हम अपने इस टॉपिक में बोलते हैं ना कि और ज़्यादा डीप तरीके से बोलते हैं ना कि कंसेप्ट्स को लर्न एंड अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो विदाउट एनी डिले मेरे बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि रमेश और उमेश बेटा आपके पास दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में, जिनके बीच का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं ना कि डिसाइड किया गया है कैपिटल बेसिस पे। अब देखो, अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं बेटा, तो बैलेंस शीट में कैपिटल जो रमेश और उमेश की है वो है 7 लाख एंड 3 लाख। तो अगर बेटा हम 7 लाख है ना और 3 लाख का रेशियो बनाते हैं, ठीक है ना, तो देखो 50 से 50 कैंसिल, रेशियो बना 7:3। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो है 7:3। ओके, यानी अगर शेयर में बात करेंगे तो 7/10 एंड 3/10 हम इसे बोलेंगे। कह रहे हैं कि 31 मार्च 2013 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है कि लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 1,70,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,10,000 रुपीज का, जनरल रिजर्व भी बेटा आपको दिया है 2 लाख रुपीज का, है ना। रमेश का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है 80,000 रुपीज का, कैपिटल अकाउंट दिया है रमेश एंड उमेश 7 लाख एंड 3 लाख रुपीज से, और टोटल करके बाहर दिया है 10 लाख। वहीं एसेट साइड बेटा बात करें, बैंक का बैलेंस दिया है 1,10,000 एसेट साइड, डेटर्स आपको दिए हैं 2,40,000, स्टॉक दिया है 1,30,000 का, फर्नीचर हमारे पास पड़े हैं बेटा 2 लाख रुपीज के, मशीनरी हमारी फैक्ट्रीज में इंस्टॉल्ड है 9,30,000 की। और बेटा उमेश का करंट अकाउंट हमें लाइबिलिटी साइड ना देकर एसेट साइड दिया है ना। आपको तो पता ही है बेटा, करंट अकाउंट पार्टनर का एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर पार्टनर की इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर पार्टनर्स की इनकम ज़्यादा हो करंट अकाउंट में और एक्सपेंसेस कम, तो ऐसे में पार्टनर्स का अकाउंट पॉजिटिव रहता है बेटा, और वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। बट अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तो ऐसे में बेटा पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है, और फिर वो बैलेंस हमें पार्टनर को पे नहीं करना होता, उल्टा पार्टनर से लेना होता है। तो इसलिए करंट अकाउंट एक ऐसा बैलेंस होता है बेटा जो एसेट और लाइबिलिटी साइड बोथ साइड हमें दिख सकता है। तो रमेश का करंट अकाउंट बेटा अगर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव बैलेंस है और ये हमें रमेश को पे करना है। और अगर उमेश करंट का देखें तो ये एसेट साइड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, ये कैसा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। और अगर ये नेगेटिव बैलेंस है तो मीन्स हमें ये बैलेंस हमें उमेश से लेना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। ठीक है। तो हमारे पास ये बैलेंस शीट दी गई है। फिर इन्होंने लिखा ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। अब फर्म क्या हो रही है बेटा, डिसॉल्व हो रही है अबव डेट पे, यानी 31 मार्च 2013 को। कह रहे हैं ए पॉइंट में कि रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। कह रहे हैं कि जो रमेश है वो स्टॉक का 50% की जो भी स्टॉक की वैल्यू है, अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा, 1,30,000। तो जो इसका हाफ स्टॉक होगा, तो अगर आप 1,30,000 का हाफ करते हो, 50% करते हो, तो कितना आएगा बेटा, ये 65,000। तो ये 65,000 के स्टॉक को कितने में लेकर जा रहे हैं, हमारा जो रमेश है पार्टनर वो कितने में लेकर जा रहे हैं, बोल रहा है मैं 10,000 लेस में लेकर जा रहा हूँ देन बुक वैल्यू। अगर बेटा हाफ स्टॉक की, देखो फुल स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,30,000, है ना। फुल स्टॉक की वैल्यू कितनी है,
1,30,000। तो अगर हम इसका 50% करते हैं यानी आधा करते हैं, मैं अभी जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा तो बताऊंगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको बातें समझ में आए बेटा। तो अगर 1,30,000 का अगर हम 50% करते हैं यानी आधा करते हैं तो 65,000 आता है। और 65,000 को वो कह रहे हैं मैं 10,000 लेस में लेकर जा रहा हूँ। बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वैल्यू। अब बैलेंस शीट वैल्यू में स्टॉक कितने का था 31, पर वो हाफ लेकर जा रहे हैं यानी 65। तो 65,000 50% ऑफ स्टॉक की बुक वैल्यू हो गई, है ना। तो 65,000 का जो स्टॉक है उसको वो लेकर जा रहे हैं 10,000 लेस में यानी 55,000 में लेकर जा रहे हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? इतना सिंपल है। और कह रहे हैं बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक है ना, यानी बाकी रिमेनिंग कितना हुआ देखो, 1,30 का आधा यानी 65,000, 65,000 रमेश लेकर चला गया 10,000 रुपये कम में यानी 55 में लेकर चला गया। तो बाकी जो रिमेनिंग 65,000 का स्टॉक है रिमेनिंग, उसका क्या बोला, ये रियलाइज्ड हो रहे हैं एट अ लॉस ऑफ 15,000, यानी आप इन्हें बेच रहे हो मार्केट में 15,000 के नुकसान में। तो 65 में से 15 घटा दो बेटा, तो कितना बचता है? ये बचता है 50,000। यानी आप अपना जो स्टॉक है वो कितने का बेच रहे हो, रिमेनिंग जो बचा हुआ आधा स्टॉक है 65,000, उसको 15,000 के लॉस में बेच रहे हो, यानी आप उसे 50,000 में बेच रहे हो। जब 65 की चीज को 50 में बेचोगे तभी तो आपको 15,000 का नुकसान होगा ना। ये यहाँ पर कहने की बात है। फिर इन्होंने कहा कि जो डेटर रियलाइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब जो आपके डेटर बिक रहे हैं ना, देखो डेटर कितने के, 2,40,000 के। तो जब हम इन्हें बेच रहे हैं बेटा या इनसे जब पैसा रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि डेटर से हम पैसा रिकवर करते हैं, तो जब हमने डेटर से बेटा पैसा रिकवर किया ना, तो हम उनको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2,40,000 का 5% निकालना है। तो अगर आप 2,40,000 का 5% निकालते हो तो कितना निकल कर आएगा बताओ? ये आएगा 12,000 रुपये। इट मीन्स कि आप अपने डेटर्स को 12,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। कह रहे हो आपने हमें 2,40,000 देने हैं ना, तो आप 12,000 मत दो हमें, ठीक है, 12,000 मत दो। तो आप हमें कितने दे दो, 2,28,000 दे दो। तो हम अपने डेटर से कितने रुपए की वसूली कर रहे हैं, 2,28,000 की, बिकॉज हम 5% का उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या आपको ये बात भी समझ में आई? हाँ, ये बात भी समझ में आई। तो इन्होंने ना पहली लाइन में हमें स्टॉक की जानकारी दे दी और हमें ना डेटर की जानकारी दे दी, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बी पॉइंट में हमें कहा कि फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर ₹15,000। कि बोल रहे जो उमेश है ना, जो पार्टनर उमेश है, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस का जो फर्नीचर है ना वो लेकर जा रहा है 50,000 रुपये में। और आगे ना ऐसा भी नहीं लिखा इन कैश या कैश वगैरह कुछ दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये फर्नीचर प्योरली कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर लेकर जा रहे हैं। कितने रुपए का लेकर जा रहे हैं, 50,000 रुपये का लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एसेट है हमारा फर्नीचर, ये कैश बैंक के थ्रू नहीं बिक रहा, ये किसके थ्रू बिक रहा है, पार्टनर के थ्रू। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम अपने फर्नीचर को बेटा कैश बैंक हेडिंग में ना बेचकर एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे, पार्टनर की हेडिंग, उसके अंदर हम बोलते हैं ना कि इस फर्नीचर को बेच देंगे विद द हेल्प ऑफ उमेश, जो पार्टनर है उसके थ्रू हम बेच देंगे, ठीक है। फिर क्या है कि एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। याद रखना एंड लग गया मतलब ये एक सेपरेट सेंटेंस हो गया। यहाँ पे बोला मशीन आपकी बिक्री है 4,50,000 की, तो ये तो रियलाइज्ड हो रही ना, ये तो बिक्री है। तो ये तो किसके अंदर आएगा, कैश और बैंक के हेडिंग के अंदर आएगा। मतलब ये एसेट हमारा कैश बैंक में बिक रहा है। फिर सी पॉइंट में इन्होंने कह दिया क्रेडिटर वर पेड इन फुल, कि जो क्रेडिटर्स है ना आपके 1,70,000 रुपए की जो लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आप इनको ना पूरा फुल पे कर रहे हो। मतलब जितना इनका अमाउंट बनता है आप उतना ही उनको पे कर रहे हो। और डी पॉइंट में बोला देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, ठीक है, कि एक अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर था जो 1,60,000 रुपये का था, जिसको अब आप सेटल्ड कर रहे हो 1,40,000 रुपये में। अब देखो ऐसा होता है मेरे बच्चे कि ड्यूरिंग द ईयर ना बिजनेस अपनी मशीनों में अपने इक्विपमेंट्स में रिपेयर वगैरह कराती रहती है ना, होते रहते हैं बिजनेस में रिपेयर वगैरह। तो जो रिपेयर का बोलते हैं ना कि खर्चा था वो था 1,60,000। इसको हमने कभी भी बोलते हैं ना अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। बट नाउ आज जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें पता चला कि यार बिल फॉर रिपेयर भी है जिसको पे करना है, और ये पे कितना करना है, 1,60,000। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है वहां पर कहीं पे बिल फॉर रिपेयर के नाम से कोई लाइबिलिटी दिखा भी नहीं रखी। मतलब आज तक इस बिल फॉर रिपेयर को हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड था। बट आज जब बिजनेस बंद हो रहा है तो हम इसको पे करेंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ छोड़ना तो है नहीं भाई, जिसका जितना पैसा बनता है उसको उतना तो देना ही पड़ेगा ना। तो 1,60,000 रुपये का बिल फॉर रिपेयर था, बट हमने इसे सेटल्ड कर दिया 1,40,000 रुपये में। मतलब हमने जिसको भी ये पेमेंट करनी थी हमने कहा भाई देख ऐसा है कि 1,60,000 देने हैं, पर यार देख बिजनेस बंद हो रहा है तो यार तू ये ना 1,40,000 में यार कॉम्प्रोमाइज कर ले। उसने कहा ठीक है यार चल 1,40,000 दे, तू भी क्या याद रखेगा।
तो हमने ना 1,60,000 की जो लायबिलिटी थी उसको सेटल्ड कर दिया कितने में, 1,40,000 में। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। क्या ये भी लायबिलिटी है? हाँ, ये भी लायबिलिटी है, बिल फॉर रिपेयर, पर ये ना कभी पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी। दैट इज नोन एज ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। बट यस, ये पे तो होगा ही, इसको पे तो करना होगा। तो पे कितना करेंगे? 1,40। लायबिलिटी 1,60 की थी बट सेटल ये 1,40 में हो गया, ठीक है, तो 1,40 पे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। तो देखो, अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता तो मैं तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर ही खत्म कर देता, पर क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे। अच्छा देखो, लायबिलिटी साइड किसी पार्टनर ने लोन नहीं दिया, ना रमेश ने ना उमेश ने, तो यहाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनेगा, बट यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट हम बनाएंगे अपनी प्रैक्टिस पर्पस के लिए, कि हमारे कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर पेपर में बोल दिया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, कि नेसेसरी बनाओ, नेसेसरी अकाउंट मतलब कि जितने बन सकते हैं, लाइक रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, जितने बन सकते हैं बनाओ, तब क्या करेंगे हम। इसलिए हमें सारा बोल देना अकाउंटिंग करना डिसोल्यूशन में आना चाहिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट पूछेंगे तो हमारे लिए ही हल्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, कि अगर उसने पूरा एक होलिस्टिक क्वेश्चन पूछ दिया तब क्या करेंगे आप, इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखो, हम ना मेरे बच्चे हम अपना पहले सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो एग्जामिनर को देखो हमने सबसे पहले बोल दिया कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। देखो, लोन अकाउंट इसलिए नहीं बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल से पहले क्योंकि किसी पार्टनर ने लोन नहीं दिया, ठीक है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारे पास ना बेटा, जो भी हमारे पास बोलते हैं ना कि एसेट्स होते हैं ना, जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उन एसेट्स को हम रियलाइजेशन में भेजते हैं डेबिट साइड, और जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उनको हम कहाँ भेजते हैं बेटा, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ना हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था कि जिनके अंदर ना जो एसेट्स कैपेबल होते हैं, क्या होते हैं, जो कैपेबल होते हैं कि क्या हो सकते हैं, वो सोल्ड, या जिन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है, उनको हम भेजेंगे कहाँ, रियलाइजेशन में। तो क्या मुझे बताओ, बैंक बिक सकता है? नहीं, बैंक अकाउंट तो नहीं बिकता, ठीक है। क्या डेटर बिक सकता है? हाँ। क्या स्टॉक बिक सकता है? हाँ। क्या फर्नीचर बिक सकता है? हाँ। क्या मशीनरी भी मार्केट में बिक सकता है? हाँ। क्या उमेश का करंट अकाउंट पार्टनर का करंट अकाउंट? नहीं बेटा, ये तो पार्टनर से संबंधित है, मालिकों का खाता है, इसको थोड़ी तुम मार्केट में बेच दोगे। तो बेसिकली हमारे पास डेटा, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी, चार यहाँ पर पॉइंट है जिनको हम बेच सकते हैं मार्केट में। तो हम बेझिझक होकर इसको कहाँ भेज देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे डेटर टू डेटर, ठीक है। अच्छा, डेटर का अमाउंट कितना था बताओ? डेटर का अमाउंट था हमारे पास 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का अमाउंट कितना था? 1,30,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर। फिर मशीनरी, फर्नीचर और मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 2,00,000 एंड 9,30,000। तो ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो टू फर्नीचर 2,00,000 फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, 2,00,000। और प्लांट एंड मशीनरी, ये कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 9,30,000, ठीक है। तो बोलो क्या आपने ये भी ट्रांसफर कर दिया? द आंसर इज यस, ठीक है, ये भी ट्रांसफर कर दिया। तो देखो, जो एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो सकते थे वो आपने कर दिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना। तो लाइबिलिटीज से देखो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर्स, है ना। तो क्रेडिटर्स आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी से रिलेट करता है। सर आप थर्ड पार्टी बोलते हो, पहली और दूसरी पार्टी कौन सी होती है? देखो, पहली पार्टी होती है फर्म, दूसरी पार्टी होती है उसके पार्टनर्स यानी मालिक, और तीसरी पार्टी होती है बाहर वाले, एक्सटर्नल। इसलिए मैं बोलता हूँ ये क्रेडिटर किससे रिलेट करता है? थर्ड पार्टी यानी बाहर वालों को पे करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। और रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा कौन सी लाइबिलिटी जाती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी जाती है। तो क्रेडिटर्स आपके कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होता है कि आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो। तो बाई क्रेडिटर,
ठीक है। क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, 1,70,000, तो ये 1,70,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्या कोई और एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो देखो इसके बाद इन्होंने ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 2,10,000। देखो ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसके बारे में मैं आपको पहले ही लॉजिक्स प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,10,000 है। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना रियलाइजेशन में तभी ट्रांसफर हो सकता है जब कोई क्लेम आए, और जितना क्लेम आया होगा उतना ही रिजर्व हम कहाँ भेज सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या देखो क्वेश्चन में कहीं भी क्लेम वगैरह कुछ दे रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वगैरह कुछ आया, या वर्करों के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें इतना रुपए चाहिए, नहीं तो कोई क्लेम नहीं आया। तो बेटा ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्लेम कुछ आया नहीं, तो जितना भी ये रिजर्व बनता है ना, ये पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। अब पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में इसका ट्रीटमेंट होगा। बात करें जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो होता ही फ्री प्रॉफिट है बेटा, ये तो वैसे ही डायरेक्टली किसके बीच में बांटा जाता है, पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसके ऊपर ना कोई क्लेम आता है लाइक जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे आता है, और ना ही कोई लॉस आता है लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कभी कभी लॉस आता है इन्वेस्टमेंट का, तो ऐसा भी इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये फ्री प्रॉफिट होता है बेटा, इसका तो आंखें बंद कर कर हम सीधा किसके बीच में बांटते हैं, पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, ये दो जो प्रॉफिट होते हैं ये डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बांटे जाते हैं। हाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, आईएफआर होता है, वहां थोड़ा सोचना पड़ता है। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देखो क्लेम आया कि नहीं आया, जितना क्लेम आया उतना ही रिजर्व बस आप कहाँ लेकर जाएंगे, रियलाइजेशन में, बाकी का जो रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। आईएफआर में क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कि बगल में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट कहाँ ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर आईएफआर भी कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, रियलाइजेशन में। बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो जितना भी आईएफआर होता है वो कहाँ चले जाता है, पार्टनर के बीच चला जाता है, वहां बढ़ जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर में थोड़ा सोचना होता है, पर जनरल रिजर्व और पीएनएल में तो सोचना ही नहीं, वो तो डायरेक्टली पार्टनर के बीच में बढ़ता है। तो जनरल रिजर्व जो है ना बेटा, वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो रियलाइजेशन में जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं जाएगा क्योंकि कोई क्लेम नहीं आया यहाँ पे। फिर इसके बाद है रमेश का करंट अकाउंट। रमेश का करंट अकाउंट तो संबंधित ही किससे है बेटा, पार्टनर से, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में इसका ट्रीटमेंट होगा, यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट तो है ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसका तो सेपरेट अकाउंट बन रहा है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, तो ये तो कैपिटल अकाउंट में ही इनका ट्रीटमेंट होना है। तो मेरे कहने का मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाने वाले, ठीक है। सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, जो कहाँ जा रही है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या आपने अपना पहला स्टेप बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, बताओ। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। और यही बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि कौन से एसेट आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे और कौन सी लाइबिलिटीज आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करेंगे टू बैंक करके, डेबिट साइड में रियलाइजेशन के, ठीक है, और अपने एसेट्स को बेचेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है तो इसलिए हम बैंक अकाउंट से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने एसेट्स को बेचेंगे तो फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड इनकम की होती है और रियलाइजेशन की डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है। तो अगर आप अपने एसेट को बेचोगे तो फायदा होगा, और अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि बोलते हैं ना डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, फर्म क्लोज डाउन हो रही है। तो फर्म के लिए बस एक ही चीजें मायने रखती है, कितना फायदा, कितना फायदा कितना नुकसान, बस यही चीजें मायने रखती है। इसलिए अगर एसेट बेचोगे तो फायदा होगा क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज को पे आउट करोगे तो नुकसान होगा तो डेबिट साइड में, सिंपल ये सेकंड स्टेप होता है। तो यहाँ पर ना अब हमें ये देखना है कि कौन से एसेट हमारे बिक रहे हैं और कौन से हमारी लाइबिलिटीज पे आउट हो रही है। तो देखो सबसे पहले ना मैं बात करता हूँ, देखो मैंने, देखो करना कैसे, प्रोसेस कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन में प्रोसीड करना है अब, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ना बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करते हैं। देखो आपको ना सबसे पहले एसेट बेचने हैं, ठीक है, एसेट, पहले एसेट पे ध्यान देते हैं, फिर लायबिलिटी पे ध्यान देंगे। सबसे पहले एसेट बताओ कौन सा दिख रहा है यहाँ पे जो आपने ट्रांसफर किया है, डेटर। तो अगर आपने डेटर ट्रांसफर किया है तो देखो क्या डेटर के बारे में कोई जानकारी दी है, हाँ सर दी है, डेटर रियलाइज हो रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में जाएंगे और डेटर रियलाइज हो रहा है तो बाय बैंक हेडिंग के नीचे डेटर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है,
मुझे एक बात बताओ, 2,40,000 के आपके डेटर हैं, है ना? कितने के आपके ये डेटर हैं? आप इनको 5% का डिस्काउंट दे रहे हो क्योंकि आप इनसे पैसा रिकवर कर रहे हो, तो आप इनको इमीडिएटली डिस्काउंट दे रहे हो 5% का। तो 5% का डिस्काउंट कितना होता है? अगर आप सॉल्व करते हो तो 12,000 आता है ये। तो कहने का मतलब है कि डेटर्स को पेमेंट, देखो डेटर्स से पेमेंट लेनी है 240, पर आप उन्हें इमीडिएट जो डिस्काउंट दे रहे हो वो कितना दे रहे हो? 12,000 का। ठीक है ना, ये 12,000 का डिस्काउंट है। तो 12,000 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बताओ आप अपने डेटर से कितने की रिकवरी कर रहे हो? 2,28,000 की रिकवरी कर रहे हो। तो आप ना अपने डेटर्स को यहाँ पे ना 2,28,000 लिखोगे। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। फिर इन्होंने कहा बेटा कि ना हमारा जो दूसरा एसेट है वो है स्टॉक, जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था। तो अब आपको देखना है कि स्टॉक के बारे में कोई जानकारी दे रखी है। तो देखो यहाँ पे पहले ही पॉइंट में लिखा था कि रमेश ना लेकर जा रहा है 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू, पर बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक है यानी 50% वो सोल्ड हो रहा है एट अ लॉस ऑफ 15,000। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्टॉक है 1,30,000 का। ध्यान रखना, स्टॉक कितने का है? 1,30,000 का। ठीक है, आपका स्टॉक है 1,30,000 का। तो आपने ना इसके दो पार्ट्स कर दिए। एक तो 50% बोले तो 50% मतलब 50% हाफ ही तो हुआ। तो अगर आप हाफ निकालते हो 1,30,000 का तो कितना आएगा? 65,000। और रिमेनिंग भी कितना बचा? रिमेनिंग भी 50% बोला, क्वेश्चन में रिमेनिंग बोला था ना। तो अगर 50% या 65,000 कौन लेकर जा रहा है? ये लेकर जा रहा है रमेश। ठीक है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो है वो 50% ही बचा, तो वो भी हाफ ही तो है। और अगर हम 1,30,000 का हाफ निकालते हैं तो कितना आता है? 65,000। तो यानी हमने स्टॉक के दो टुकड़े कर दिए, 50% अलग, 50% अलग। अच्छा, रमेश जो स्टॉक लेकर जा रहा है वो लेकर जा रहा है 10,000 लेस देन बुक वैल्यू, है ना? 50% स्टॉक को वो 10,000 लेस देन बुक वैल्यू पे लेकर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि देखो, स्टॉक है 1,30,000 का, हाफ निकल कर आता है 65,000, बट इसको वो लेकर जा रहे हैं 10,000 लेस में। तो अगर वो 10,000 लेस में लेकर जा रहे हैं तो कितने में लेकर जा रहा है वो? बताओ। इसको मैं यहीं कर दूं, मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं कर देता हूँ। 55,000, 55,000 में लेकर जा रहा है। कह रहा है मैं 10,000 कम में लेकर जाऊंगा बुक वैल्यू से। तो आधी स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है? 65। देखो बैलेंस शीट की स्टॉक में जो बुक वैल्यू थी 1,30 थी, 1,30 के अगर आधा करते हैं तो स्टॉक का जो आधा बुक वैल्यू है वो कितना है? 65। वो कह रहा है इस 50% ऑफ स्टॉक को, जो 50% ऑफ बुक वैल्यू है 65 स्टॉक की 65,000, इसको मैं 10,000 लेस में लेकर जा रहा हूँ। तो 10,000 लेस मतलब आप 10,000 कम कर दीजिए 65 में से, तो 55,000 में लेकर जा रहे हैं। और बाकी जो हमारा 65,000 का रिमेनिंग स्टॉक है, 50% है, वो मार्केट में बिक रहा है। उसके लिए तो बोला हुआ है साफ साफ कि हम उसको सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं एट अ लॉस ऑफ 15,000, यानी 15,000 के नुकसान में बेच रहे हैं। तो अगर आप उसे 15,000 के नुकसान में बेच रहे हो तो बताओ, 15,000 कम बिक रहा होगा ना आपका ये स्टॉक, तो 15,000 के नुकसान में बेच रहे हो। तो कितने में बेच रहे हो? 50,000 में बेच रहे हो। तो क्योंकि आधा स्टॉक जो रमेश लेकर जा रहा है उसको ना बेटा हम अपना बैंक हेडिंग के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि वो पार्टनर के थ्रू बिक रहा है। बट जो हमारा हाफ स्टॉक है ना, वो जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको तो हम बेच रहे हैं मार्केट में 15,000 के नुकसान में। तो 65,000 के स्टॉक को अगर हम 15,000 के नुकसान में बेच रहे हैं तो वो कितना आ रहा है? 50,000। तो आधा स्टॉक तो रमेश लेकर जा रहा है पर आधा स्टॉक हमारा मार्केट में बिक रहा है। तो जो आधा स्टॉक हमारा मार्केट में बिक रहा है वो तो बैंक के थ्रू ही बिक रहा होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक। 50% जो रिमेनिंग था उसको हमने कितने में बेचा बेटा? 50,000 में बेचा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? 50,000 में बेचा, वैसे 65 था पर 15,000 के नुकसान में बेचा तो 50 में बेचा। ठीक है। अच्छा, बाकी आधा स्टॉक बेटा हम पार्टनर के हेडिंग के थ्रू भेज देंगे, उसका काम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बैंक हेडिंग के अंदर बेटा अपने एसेट्स को बेच रहे हैं। पार्टनर की हेडिंग के लिए उसका काम हम जब सारा एसेट लाइबिलिटी हम बैंक के थ्रू पे ऑफ कर देंगे या बेच देंगे, तो जब सारा काम हम बैंक की हेडिंग का पूरा कर लेंगे, ठीक है, अपने सारे एसेट्स को बैंक के थ्रू बेच देंगे, सारी लाइबिलिटी को बैंक के थ्रू पे कर देंगे, तब उसके बाद हम पार्टनर के हेडिंग पे जाएंगे कि हम पार्टनर हमारा कौन सा एसेट लेकर जा रहा है, कौन सी लाइबिलिटी लेकर जा रहा है, फिर हम उसका काम करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारा काम था ट्रांसफर करने का,
दूसरा काम हमारा है एसेट को बेचने का। तो अभी हम सिर्फ बैंक हेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बैंक के थ्रू कौन सा एसेट बिक रहे हैं। तो आधा स्टॉक हमारा बिक गया। नेक्स्ट है फर्नीचर में जाते हैं बेटा। तो क्या फर्नीचर के बारे में कोई जानकारी दी है? बोला हाँ। फर्नीचर किसके थ्रू बिक रहा है? बोलते हैं ना उमेश के थ्रू। तो ये भी पार्टनर के थ्रू ही बिक रहा है, तो इसको भी हम पार्टनर हेडिंग के अंदर लिखेंगे, बैंक हेडिंग के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। फिर इसके बाद लिखा मशीनरी। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, फर्नीचर के बाद हमारे पास आई है मशीनरी। तो क्या मशीनरी हमारा बैंक के थ्रू बिक रहा है? बोला हाँ। वो सोल्ड हो रहा है 4,50,000 का, सोल्ड हो रहा है ना, तो इसे कोई पार्टनर नहीं लेकर जा रहा। ये सिंपल रियलाइज हो रहा है 4,50,000 का। तो इसको ना मैं यहाँ लिख दूंगा प्लांट एंड मशीन, ठीक है। और कितने का बिक रहा है? 4,30,000 का, ठीक है ना। देखो ये लिखा था ना 4,30,000, सॉरी 4,50,000 है, तो 4,50,000 लिख देते हैं, ठीक है। 4,50,000 में हमारा प्लांट एंड मशीनरी बिक गया, बात खत्म, ठीक है। तो देखो मेरे एसेट बिक गए, हाँ। देखो डेटर बिक गए, स्टॉक बिक गया, आधा स्टॉक बिक गया, आधा तो पार्टनर लेकर जा रहा है, उसको अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। फर्नीचर कौन लेकर जा रहा है? हमारा उमेश, उसका काम भी अभी हम पार्टनर हेडिंग में करेंगे, उसको अभी हमने पोस्टपोन किया है। और मशीनरी भी हमारी बिक गई। मेरे कहने का मतलब है हमारे ना सारे एसेट बिक रहे हैं, कुछ पार्टनर के थ्रू बिक रहे हैं, बट कुछ बैंक के थ्रू यानी रियलाइज्ड हो रहे हैं। अब जो रियलाइज्ड हो रहे हैं उनको तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं था। तो देखो पूरे क्वेश्चन हमने पढ़ा, कोई भी हमें अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं दिखाई दिया। ऐसा एसेट जो पहले कभी रिकॉर्ड ना हुआ हो, बट आज जब बिजनेस बंद हो रहा हो तो पता चल रहा हो कि हाँ हमारा ये एसेट है जो बिक भी रहा है। तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है बेटा जो हमारा बिक रहा हो यहाँ पर, है ना। तो उसका ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पर करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे। पर यस हमारे पास ना एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जरूर है। तो खैर उसे हम लाइबिलिटी सेक्शन में करेंगे, बट अभी हमारा एसेट सेक्शन चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब हम इसका कर देंगे टोटल। जितना भी बैंक में बिका है उसका हम टोटल करेंगे। 2,28,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 4,50,000, तो ये आएगा 7,28,000, ठीक है। तो ये जो डेटर, हाफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा ना बैंक से रियलाइज हुआ, तो बैंक हेडिंग के अंदर लिख दिया। हमने देखा कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं था कोई और, तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेटा है नहीं, एडजस्टमेंट में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं दिया, तो उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो बाकी जो बिक रहा था उसको हमने यहाँ पर बैंक हेडिंग के अंदर भेज दिया। अब हम ये देखेंगे पार्टनर के थ्रू क्या क्या बिक रहा है। तो पार्टनर के थ्रू बेटा देखो सबसे पहले हमारा जो आधा स्टॉक है, याद है ना आधा स्टॉक, मैंने अभी बताया था आपको। हाफ स्टॉक जो हमारा है वो कौन लेकर जा रहा है? रमेश। 65,000 का था, 10,000 कम में लेकर जा रहे हैं, तो 55,000 में लेकर जा रहे हैं। तो आधा स्टॉक तो हमने बैंक से रियलाइज करवा लिया, ठीक है, बेच दिया उसे बैंक के थ्रू। पर जो आधा स्टॉक है ना वो अब पार्टनर के थ्रू बिकेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख दूंगा 50% स्टॉक टुक, ठीक है, लेकर चला गया। टुक ओवर, टेकन ओवर, जो लिखना है, टुक भी लिखो टेकन लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप बताइए कितना का लेकर जा रहा था वो आधा स्टॉक हमारा? 55,000 का। तो मैं यहाँ पे 55,000 लिख दूंगा, सिंपल। देखो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या कुछ और भी लेकर जा रहा था? क्या हमारा कोई एसेट कोई अदर पार्टनर लेकर जा रहा था? हाँ, हमारे पास एक फर्नीचर भी था, जिसे कौन लेकर जा रहा था? उमेश। कितने रुपए में लेकर जा रहा था? 50,000 रुपए में लेकर जा रहा था। तो हमारा फर्नीचर देखो बैंक हेडिंग के थ्रू तो बिका नहीं, तो ये पार्टनर की हेडिंग के थ्रू बिकेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, बाय कौन लेकर जा रहे हैं? इसे उमेश। तो बाय उमेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर टुक ओवर। देखो कितना सिंपल है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। कितने में लेकर जा रहा है? देखो फर्नीचर भले ही हमारा 2 लाख का था, पर उसकी मार्केट वैल्यू ही कितनी रही होगी? 50,000। तो उमेश कह रहा है भाई मैं तो 50,000 में लेकर जाऊंगा। तो हमने कहा चलो यार कोई नहीं, ले जाओ, तुम क्या याद रखोगे, ठीक है। तो 50,000 में हमारा फर्नीचर भी बिक गया। पर ये बैंक हेडिंग के अंदर नहीं बिका, देखो ये बैंक हेडिंग के अंदर नहीं बिका, ये किसके थ्रू बिका? पार्टनर के थ्रू। पर बिका तो है ना, इसलिए देखो बिजनेस का क्या हो गया फायदा। चाहे वो बैंक के थ्रू बिके, चाहे पार्टनर के थ्रू बिके, अगर वो बिक रहा है तो पार्टनरशिप फर्म का फायदा है, क्रेडिट साइड में है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई? तो देखो क्या हमारे सारे एसेट बिक गए? हाँ। डेटर बिक गए? हाँ। स्टॉक बिक गया? हाँ। आधा स्टॉक
बैंक के थ्रू, आधा स्टॉक रमेश के थ्रू। क्या फर्नीचर बिक गया? हाँ, उमेश के थ्रू। क्या प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड होगी? हाँ। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था? नहीं, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं था। होता तो उसे भी हम बेच देते, पर वो है नहीं तो उसे क्या बेचोगे? क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया था, हमें कहीं भी कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं दिखाई दिया। अब हम आते हैं बेटा अपनी लाइबिलिटी साइड में। अच्छा देखो, लाइबिलिटी साइड जो है हमारी वो है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, हमें क्रेडिटर दिख रहा है। तो क्या क्रेडिटर के बारे में हमें कोई जानकारी दी है? हाँ, उसने कहा था कि क्रेडिटर को पूरा पे करना है इन फुल। तो मुझे बताइए क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? क्रेडिटर की वैल्यू है 1,70,000। तो आप अपने क्रेडिटर को ना पूरा पे कर देंगे, पूरा। तो क्रेडिटर कितना पे करेंगे बेटा? फुल का है तो 1,00,000, जितना 1,70,000 का वैल्यू है उतना पे कर देंगे। और क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर रहे हो ना, तो बेटा आपको एक्सपेंस होगा, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो ना, आपको नुकसान होगा, तो डेबिट साइड में आ गया। क्या कुछ और भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? देखो लाइबिलिटी यही थी तो पे कर दी, पर क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी? द आंसर इज यस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी। कहा था एक अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर था, जो 1,60,000 का था, बट आपने उससे सेटल कर दिया, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कितने में? 1,40,000 में। तो अच्छा ही हुआ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर को पे कर देंगे। अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, ठीक है। 1,60 का था, पर हमने कितने में सेटल कर दिया? 1,40,000। बस हो गया। देखो क्रेडिटर एक ही थी, लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक ही थी, उसको हमने पे कर दिया। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, उसको भी हमने पे कर दिया। अब हमारे पास और कुछ लाइबिलिटी यहाँ पर पे करने के लिए नहीं है, सारा काम हम अब कर चुके हैं। तो 1,70,000, 1,40,000, 3,10,000, ठीक है। अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन करोगे कि सर एसेट तो रमेश और उमेश लेकर गए हैं, तो आपने कुछ एसेट किसके थ्रू बेचे हैं? पार्टनर के थ्रू। तो आपने लाइबिलिटीज को पार्टनर के थ्रू क्यों नहीं पे किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया था कि कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेकर जा रहा है। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेकर जाता, जैसे मान लो ये क्रेडिटर कोई पार्टनर लेकर जाता, तो मैं उसे बैंक हेडिंग के अंदर थोड़ी पे करता, फिर मैं उसके लिए पार्टनर की हेडिंग बनाता, लिखता जो भी पार्टनर लेकर जाता उसका नाम लिखता, और यहाँ पर क्रेडिटर को पे कर देता। पर यहाँ पर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को लेकर जा ही नहीं रहा है, तो हम उसको पार्टनर की हेडिंग से थोड़ी पे करेंगे, कैश बैंक की हेडिंग के थ्रू पे करेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? और ये है आपका पूरा का पूरा स्टेप नंबर 2। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। बोलो क्लियर हो गया? स्टेप 2, ठीक है। अब देखो आप चाहे ऐसा भी कर सकते हो, जो आपने अपने एसेट बेचे हैं बैंक के थ्रू, और लाइबिलिटी जो आपने पे करी है बैंक के थ्रू, आप इसे अपना स्टेप नंबर 2 मान सकते हो। और जो पार्टनर के थ्रू आप अपने एसेट को बेच रहे हो, और जो लाइबिलिटी अगर आप पार्टनर के थ्रू पे ऑफ करो, तो आप इसे अपना स्टेप 3 बना सकते हो। पर कोई नहीं, आप ना देखो, एसेट ऐसे मान लो, चाहे आप बैंक के थ्रू बेचो चाहे पार्टनर के थ्रू बेचो, बिक तो रही है ना, बस हेडिंग ही तो चेंज हो रही है, एक बैंक हेडिंग के नीचे एक पार्टनर की हेडिंग के अंदर आ रहा है। तो ये पूरे स्टेप 2 ही हो गया एक तरीके से। और अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को अगर पे कर रहे हो बैंक हेडिंग के थ्रू या पार्टनर के थ्रू, खैर यहाँ तो नहीं हुआ, बट अगर करते पार्टनर के थ्रू, तो ये पूरा क्या होता है? स्टेप नंबर 2 ही होता। आप इसको आसानी तरीके से भी ले सकते हो, बाकी आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। बाकी मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है कि आप इसको अपना पूरा स्टेप नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है। अब आप फाइनली अपना निकालोगे प्रॉफिट, ठीक है। और मुझे स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी बिलो लग देता हूँ। चलो, अब देखो आपने स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 बहुत अच्छे से कर लिया, सारे एसेट बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ भी कर दिया। अब इसके बाद बेटा अब आप निकालोगे अपना प्रॉफिट और लॉस। वो डिपेंड करता है कि इनकम साइड बड़ी है कि एक्सपेंस साइड बड़ी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनकम का टोटल करते हैं, ठीक है। 1,70,000, 7,28,000, 55,000 एंड 50,000। तो बेटा देखो हमारा ना क्रेडिट साइड का टोटल आता है 10,00,000, 10,03,000, ठीक है। 10,03,000। अब हम एक्सपेंस का टोटल करते हैं, 2,40,000, 1,30,000, 2,09,30,000 और 3,10,000, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा डेबिट का टोटल 18,10,000। तो बताइए कौन सी साइड बड़ी है?
तो सर देखो साफ ही पता चल रहा है, ये 10,03,000 है इनकम साइड और एक्सपेंस साइड का टोटल है 18,10,000, 18,10,000। तो सर ऑफ कोर्स सी बात है सर कि आपका एक्सपेंस साइड बढ़ा है। तो जो आपका एक्सपेंस का टोटल होगा ना, जो आपका एक्सपेंस का टोटल होगा 18,10,000, वही आपका क्रेडिट का भी टोटल होगा। और क्योंकि इस बारी एक्सपेंस साइड हायर साइड पे हो चुकी है और इनकम साइड लोअर साइड पे हो चुकी है, तो आपका बैलेंस ना बेटा कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है ना, डेबिट साइड हायर है और क्रेडिट साइड आपकी लोअर है, तो आपका बैलेंस क्रेडिट में बचेगा। बट वो जो बैलेंस बचेगा उसको हम लॉस ट्रीट करेंगे और उस लॉस को बेटा हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आई थिंक सो आप समझ गए हो। ठीक है, किसके बीच में बांटेंगे, रमेश और उमेश। ठीक है, अब लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 18,10,000 में से माइनस कर देंगे 10,03,000, 3,000। तो बेटा आपका जो लॉस आ रहा है ना, वो आ रहा है 8,07,000, 8,00,000। अब रेशो क्या है, 7:3, याद है ना, 7/10, 3/10, ये इनका रेशो था। कैपिटल रेशो हमने निकाला था, याद है स्टार्टिंग में 7:3 आया था। 7 लाख एक की कैपिटल थी, 3 लाख एक की कैपिटल थी, तो रेशो बना दिया था वहां से 7:3। तो 7/10 और 3/10 इनका शेयर हो गया। ठीक है, तो इस शेयर में ही अपने लॉस को बांट देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 8,07,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10, तो ये आएगा आपका 5,64,900। ठीक है, और दूसरे का आएगा 8,07,000 इंटू 3/10, तो ये आएगा 2,42,100। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टोटल कर कर बाहर आएगा कितना लॉस, 8,07,000। और इसी के साथ मेरे बच्चे आपका बोलते हैं ना कि जो लॉस है वो भी आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया और रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनकर तैयार हो गया। बोलो क्लियर है, आई होप सो कि इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप इसके बाद आराम से बैठ के बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टोटल 4 चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर आप देखते हो कि पार्टनर्स को पे करना है कि पार्टनर से बैलेंस लेना है, डिपेंड करता है कि उनकी कैपिटल पॉजिटिव नेगेटिव है। फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल बेटा लाइबिलिटी अकाउंट होता है, और ऑफकोर्स सी बात है मेरे बच्चे की, लाइबिलिटीज जितनी बढ़ती हैं क्रेडिट होता है और लाइबिलिटीज जितनी घटती हैं वो डेबिट होता है। आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना फेवरेबल पॉजिटिव चीजें डालोगे क्रेडिट होगा, जितनी नेगेटिव अनफेवरेबल चीजें डालोगे डेबिट होगा। तो सबसे पहले ना बेटा 4 थिंग्स आर देयर, पर सबसे पहले हम डालते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और बैलेंस शीट से आपको इनकी कैपिटल मिल ही जाएगी। स्टार्टिंग में जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो हमने देख लिया था कि इनकी कैपिटल कितनी है, 7 लाख एंड 3 लाख। बस हमें यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो 7 लाख एंड 3 लाख, ये इनकी कैपिटल आ गई। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 होता है कि आपने अभी रियलाइजेशन से प्रॉफिट लॉस कमाया होगा, उसको भी डाल दो। तो आपने रियलाइजेशन से क्या कमाया, लॉस। तो अगर लॉस कमाया है तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट का तो जो एक्सपेंस है, लॉस है, वो तो कम हो रहा है, तो वो तो क्रेडिट साइड में आया लॉस, है ना, बैलेंस ही क्रेडिट में बचा। तो रियलाइजेशन का जब लॉस कम हो रहा है तो वो डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट ही तो होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। पर जब पार्टनरशिप फर्म का रियलाइजेशन का लॉस आप जब पार्टनर को बांट रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म का रियलाइजेशन का लॉस तो कम हो रहा है ना, तो वो डेबिट से क्या हो गया, क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो आपने जो लॉस दिया वो क्रेडिट साइड में दिया रियलाइजेशन में। पर जब आप पार्टनर अकाउंट में आओगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि आप पार्टनर्स को लॉस दे रहे हो और लॉस देंगे तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। देखो ना ड्यूअलिटी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस कम हो रहा है तो डेबिट से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लॉस आ गया, आपने अपने पार्टनर को बांट दिया। पर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा तो डेबिट साइड आएगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से ही तो आ रहा है ना ये लॉस, तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस।
और जितना लॉस आया है वो यहाँ पर बांट देंगे। तो बताइए कितना आया। रमेश को हमने कितना दिया था, 5,64,900। उमेश को कितना दिया था, 2,42,100। ये लॉस देखो हमने बांट दिया। थर्ड, ये देखो ये सेकंड है हमारा। थर्ड पॉइंट होता है कि पार्टनर्स कभी कभी एसेट को लेकर चले जाते हैं और लाइबिलिटीज को लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखो हमारा आधा स्टॉक कौन लेकर गया था, रमेश। और हमारा फर्नीचर कौन लेकर गया था, उमेश। ठीक है ना। वैल्यूज आपने लिखी हैं 55,000 एंड 50,000। अब देखो ये हमारे बिजनेस का ना एसेट तो लेकर गए हैं, स्टॉक एंड फर्नीचर, पर इन्होंने ना बिजनेस को पैसे नहीं दिए। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस कहेगा ठीक है मत दो, पर हम तुम्हारी कैपिटल कम कर देंगे। इसलिए तो अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो बिजनेस उसको फायदा ही दिखाती है, क्योंकि बिजनेस को पता है कल के दिन जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उन पार्टनर्स का अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का फायदा हो रहा है, क्योंकि बिजनेस का एसेट पार्टनर के थ्रू बिक रहा है। तो यहाँ तो क्रेडिट है, पर जब पार्टनर्स के अकाउंट में आएंगे तो यहाँ डेबिट होगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले रमेश क्या लेकर गया था, स्टॉक, तो ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक टू कवर। ठीक है। अच्छा कितने का स्टॉक लेकर गया था हमारा रमेश, 55,000 का। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी थी। ठीक है। आप भी ऐसे रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब भी आपको बोलते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे ना, तो ऐसे तोड़ तोड़ के बोलते ना अपनी कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको। ठीक है। अच्छा देखो तो हमारा जो रमेश है ना, वो स्टॉक को कितने का लेकर गया था, 55,000 का। तो हम रमेश का ना कैपिटल अकाउंट 55,000 से कम कर देंगे। ओके। और फिर दोबारा हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारा उमेश भी क्या लेकर गया था, फर्नीचर। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर टुक ओवर। फर्नीचर टुक ओवर। ठीक है। और मैं अब उमेश का अकाउंट रिड्यूस कर दूंगा कितने से, 50,000 से, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का एसेट लेकर गया था 50,000 से। तो देखो मैंने इनका अकाउंट बढ़ाया नहीं ना, मैंने इनका अकाउंट घटा दिया, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या लेकर गए थे, एसेट। पैसा तो दिए नहीं, तो इनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर दिया। ओ तो सर अगर लाइबिलिटी लेकर जाते तो, देखो अगर लाइबिलिटी लेकर जाता ना कोई पार्टनर, तो वो फ्री में थोड़ी लेकर जाता। तो वो तो अपनी जेब से पे कर देता पार्टनर, बट हमें फिर उसका अकाउंट बढ़ाना पड़ता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो ऐसे में फिर हम उस पार्टनर की कैपिटल भी कम करते हैं आगे जाके। बट अगर लाइबिलिटी लेकर जाता है तो हमें फिर उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है। अब फाइनली मेरे बच्चे, फोर्थ पॉइंट देखो, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। ठीक है। ये लो हमारा अकाउंट और एक्सटेंड हो गया, क्योंकि हमें फोर्थ पॉइंट भी करना है। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या होता है, लुकआउट बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में जाके देखो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस तो नहीं दिख रहे। देखो मेरे बच्चे बात ऐसी है कि बैलेंस शीट में हमें दो प्रॉफिट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। अब यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा पूरा पार्टनर के बीच में बढ़ेगा, क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं आया। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ अगर कोई क्लेम आता, तो जितना क्लेम आता, लेट भी सपोज लिखा रहता कि क्लेम आया है 1 लाख रुपए का, तो जो 1 लाख रुपए का क्लेम आया है ना, उतना रिजर्व तो आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटीज कहाँ जाती हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाता। और फिर मैं उस क्लेम को आगे जाकर रियलाइजेशन में टू बैंक में यानी डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में पे भी कर देता रियलाइजेशन की, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। पर यहाँ पर कोई क्लेम आया ही तो नहीं, तो इसलिए जितना भी रिजर्व है ये सारा का सारा किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। सर अगर 1 लाख का क्लेम आता ना, तो सर 1 लाख तक का रिजर्व, 1 लाख तक का रिजर्व कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में, मैं कह रहा हूँ हाँ। तो फिर बाकी का जो 1,10,000 बच जाता, वो तो पार्टनर के बीच में बांटते, वो बोलने वाली बात है बेटा, कॉमन सेंस है। जितना रिजर्व बच जाए वो पार्टनर के बीच में बांटो, अगर क्लेम आ रखा है तो। बट अगर कोई क्लेम ही नहीं आया तो सारा का सारा रिजर्व किसके बीच में बटेगा, पार्टनर के बीच में बटेगा। और जनरल रिजर्व तो होता ही फ्री प्रॉफिट है, तो ये भी पार्टनर के बीच में बटेगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के बीच में बांटेंगे, लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो हमारे पास ना देखो 2,10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो हमने इसको ना रमेश के बीच में 7/10
और उमेश के बीच में 3/10 में बांट देना उनके कैपिटल रेशो में, क्योंकि वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सेम जीरो से यही जीरो कैंसिल होगा, दोनों का निकालोगे तो ऐसे ही होगा। अब सॉल्व कर दीजिए आप इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो 1,47,000 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 21,000 इंटू 3/10, ये आएगा 63,000। बोलो क्लियर हो गया। तो दोनों के बीच में जब रिजर्व बटेगा 7/10 3/10 में, तो ये आएगा 1,47,000 रमेश को मिल गया और 63,000 उमेश को मिल गया। बोलो क्लियर है। हाँ, इसके बाद हम क्या बांट देंगे बेटा अपने पार्टनर्स के बीच में, जनरल रिजर्व भी बांट देंगे। और मुझे बताओ, हमारा जो जनरल रिजर्व है वो कितने रुपए का था, वो 2 लाख रुपए का था। तो इसको भी हम रमेश उमेश के बीच में बांट देंगे। रमेश का शेयर कितना है, 3/10, उमेश का कितना है, 3/10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर दीजिए। 20,000 बचा, ये 20,000 इंटू 7, 1,40,000। 20,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। बात खत्म। ये 40 और ये आएगा 60,000। तो देखो इतना आसान होता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आप करना चाहें, मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका बेटा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, हालांकि लॉसेस भी होते हैं बेटा यहाँ पर लॉसेस जो होते हैं वो तीन ही होते हैं। एक पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एसेट साइड। अगर होता तो मैं यहाँ पर फिर से डेबिट साइड में लॉस बांट देता। ठीक है, पर मेक श्योर, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो परचेज गुडविल होती है, चेंज इन पीएसआर से लेके डेथ ऑफ पार्टनर तक बेटा हम परचेज गुडविल को राइट ऑफ करते हैं पार्टनर के बीच में। बट यहाँ पर डिसोल्यूशन में हम परचेज गुडविल को बेटा राइट ऑफ नहीं करते, एक नॉर्मल इंटेंजिबल एसेट मानते हैं, इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। और अगर इन्फो दी है तो भेज देते हैं, अगर नहीं दिया तो मानते हैं कि बिका ही नहीं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की इन्फो नहीं दी हो तो यही माना जाता है कि वो बिका नहीं। तो इसलिए गुडविल एक नॉर्मल एसेट होता है यहाँ पर अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डेफिड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो वो एक फिक्टिशियस एसेट होते हैं बेटा, तो उनको हम पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर बांट देते हैं। तो है नहीं, तो लॉस है नहीं, फिक्टिशियस एसेट है नहीं, तो हम यहाँ पर बांटेंगे भी नहीं। तो जो प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पर बांट दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट हो गया। तो देखो 4 पॉइंट के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है बेटा। पर यहाँ पे ना एक एक्सेप्शनल पॉइंट था, वो ये था कि यहाँ पे ना करंट अकाउंट भी दे रखा है, तो आप इसको भी हमेशा ध्यान में रखेंगे, कभी कभी करंट अकाउंट भी मेंशन हो सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट में ना आप अपना करंट अकाउंट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या है, बस याद रखना करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो बताइए, रमेश का करंट अकाउंट पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है, बिजनेस ने ये अमाउंट पे करना है रमेश को। इट मीन्स कि रमेश के करंट अकाउंट में इनकम ज्यादा होंगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, क्योंकि करंट अकाउंट बनता ही किसके लिए है, पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए। तो क्योंकि इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो ये करंट अकाउंट पॉजिटिव होगा रमेश का। और ये हमें ना पे करना है किसको, रमेश को, इसलिए लायबिलिटी साइड है। तो आज तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो ये जितना भी बैलेंस है ना, ये रमेश को दिया जाएगा। तो ये बैलेंस पता है कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रमेश के कैपिटल अकाउंट में। और क्योंकि इससे रमेश का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रमेश करंट अकाउंट। ठीक है, और कितना बैलेंस था मेरे बच्चे, ये बैलेंस था आपका 80,000। तो 80,000 से हम रमेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस था, इससे जब कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ये आपका कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा। पर वही ना बेटा, उमेश का भी करंट अकाउंट है, पर उमेश का जो करंट अकाउंट है ना मेरे बच्चे, वो एसेट साइड है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि उसके करंट अकाउंट में, है ना, उसके करंट अकाउंट में इनकम्स ज्यादा नहीं है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका अकाउंट नेगेटिव हो चुका है। और पार्टनरशिप फर्म ने उसे पैसा नहीं देना, लेना है, इसलिए उमेश का करंट अकाउंट एसेट साइड है। तो अगर ये लेना है, तो आज तो बिजनेस बंद हो रहा है बेटा, तो बिजनेस क्या बोलेगी, देखो उमेश जी, हमने आपको कैपिटल का पैसा तो देना ही है, क्यों ना ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपके कैपिटल से ही लेस कर दें। तो अगर कैपिटल से लेस करेंगे ना, तो कैपिटल कम हो जाएगी बेटा उमेश की। कितना बैलेंस था, 50,000 का बैलेंस था, तो 50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, और उमेश का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे। बोलो सिंपल है कि नहीं है।
वेरी वेरी सिंपल। और इसी के साथ हमारा पॉइंट खत्म हुआ। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, वैसे ये कम होता है पर एक्स्ट्रा है, तो आप इसको फिफ्थ पॉइंट कंसिडर कर सकते हो कि कभी कभी करंट अकाउंट्स भी दिए होते हैं तो उनको फिर हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। लायबिलिटी साइड है तो पॉजिटिव है करंट अकाउंट, एसेट साइड है तो नेगेटिव है करंट अकाउंट। पॉजिटिव है तो पार्टनर्स का कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो अकाउंट बढ़ेगा, नेगेटिव है करंट अकाउंट, एसेट साइड है तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई बेटा फाइनली। अब आप देखेंगे कि पार्टनर्स का कौन सा साइड बड़ा है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब देखो ये वैसे ना लायबिलिटी अकाउंट होता है बेटा, तो जर्नल साइंस में क्रेडिट ही साइड बड़ा होता है क्योंकि लायबिलिटी की क्रेडिट साइड बड़ी होती है, बट क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ श्योर नहीं है कि क्रेडिट ही बड़ा होगा, इसलिए बोल देना कि अपने सेंसर्स ऑन रखने हैं यहाँ पर। फिलहाल अगर आप बैलेंसेस देखो ना बेटा, तो आपको ना क्रेडिट साइड के बैलेंसेस बड़े दिखाई देंगे रमेश एंड उमेश के कंपैरिजन टू डेबिट साइड के फिगर से, इसलिए आप यहाँ पर ना बेझिझक होकर ना क्रेडिट साइड का टोटल कर सकते हैं क्योंकि वही आपकी ग्रेटर साइड है। तो अगर आप करते हो तो रमेश का क्रेडिट साइड का टोटल है 7 लाख, 1,47,000, 1,40,000 प्लस 80,000, तो ये आ रहा है बेटा 10,67,000। और अगर हम उमेश का करते हैं बेटा तो 3 लाख प्लस 63,000 एंड प्लस 60,000, तो ये आएगा 4,23,000। और यही क्योंकि क्रेडिट साइड हायर साइड है दोनों की, तो यही इनका डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 10,67,000 एंड 4,23,000। ओके, अब आपको करना कुछ नहीं है, देखो ये आपने पार्टनर्स रमेश एंड उमेश के अकाउंट में ऐड किया है और ये सारी फिगर्स आपने क्या करी हैं लेस, तो जितनी चीजें ऐड करी हैं लेस वाली फिगर लेस कर दीजिए तो आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा डेबिट साइड में, और वो आप क्या कर देंगे अपने पार्टनर्स को पे कर देंगे। तो देखो 10,67,000 तो हम कर ही चुके हैं क्रेडिट साइड को प्लस करके, वही डेबिट का टोटल भी हो गया। तो इसको ना हम क्या करेंगे डेबिट आइटम से लेस करवा देंगे, तो 10,67,000 में से माइनस कर देंगे हम 5,64,900 और माइनस कर देंगे 55,000। तो ये आएगा कि हम कितनी पेमेंट करेंगे रमेश को, 4,47,100, ठीक है। इतनी पेमेंट करेंगे हम किसको, रमेश को। और उमेश को कितनी करेंगे, देखो टोटल कितना है डेबिट का 4,23,000, डेबिट फिगर्स क्या कर देंगे लेस कर देंगे, करिए। तो 4,23,000 माइनस 2,42,100 माइनस 50,000 माइनस एंड 50,000, तो ये बैलेंस आ रहा है बेटा उमेश के अकाउंट में 80,900। तो इसका मतलब ये समझ में आता है बेटा कि क्रेडिट साइड हायर साइड पे है, डेबिट साइड लोअर साइड पे है, तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है। और क्योंकि इनका क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा है पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसलिए ना ये अमाउंट हमें पे करना है। तो पे करेंगे तो टू बैंक करके हमने ये पे कर दिया। तो ये ना आपके बैलेंसिंग फिगर है, ये आपने निकाला प्लस माइनस करके, ठीक है बैलेंसिंग फिगर है। और इसको हम बोलेंगे कि हम ये पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर्स को। बोले क्लियर हो गया, इतना सिंपल है, देखो सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ओके सर, आपको तो लगेगा ही सर आप करते हो, अरे देखो बात मेरे करने ना कराने की नहीं है बेटा, बात ये है कि ना टॉपिक ही बहुत ईजी है, ठीक है, टॉपिक ही बहुत इजी है, ठीक है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना हो जाएगा आपसे भी, ठीक है बहुत इजी है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर रेडी हो गया, हाँ आपको ये भी पता चल गया कि भाई रमेश को फाइनली हमने कितने पे करे 4,47,100 और उमेश को कितने पे करे 80,900। अब आपकी बारी आती है बैंक अकाउंट बनाने की। तो देखो बैंक अकाउंट आपका एसेट है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, जितना बैंक में पैसा आएगा डेबिट, जितना बैंक से पैसा जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना क्योंकि ये एसेट अकाउंट है और एसेट्स के नेचर क्या होते हैं डेबिट, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई एसेट कोई बैंक बैलेंस है एज अ एसेट, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारे पास डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट दे रखी थी बेटा पार्टनरशिप फर्म की, और बैंक का बैलेंस दे रखा था 1,10,000, तो ये 1,10,000 यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब बस बेटा आपको ये देखना है कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, बस यही देखना है आपको। तो आप मुझे बताओ रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया था, तो एसेट को बेचा आपने बाय बैंक हेडिंग के अंदर, देखा
स्टार्ट डेटर बेचा था, स्टॉक बेचा था, प्लांट एंड मशीनरी बेचा था, टोटल कितने का बेचा था? 7,28,000 का। देखो बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा था क्योंकि रियलाइजेशन में फायदा हो रहा था, पर बैंक अकाउंट में आएगा तो पैसा बढ़ जाएगा ना, आपका बैंक खाता इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ डेबिट होगा। देखो सुंदर था, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एवरी ट्रांजेक्शन इज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट में आकर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ हमने बोलते ना एसेट क्या करा, रियलाइज्ड करा, एसेट रियलाइज्ड। ओके, एसेट रियलाइज्ड। कितने एसेट रियलाइज्ड हुए हैं बेटा हमारे? ये हुए टोटल 7,28,000 के। ठीक है, और अब आप ये देखो, क्या रियलाइजेशन में आपने कुछ पेमेंट्स भी करी थी? हाँ, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, एक अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर था उसकी भी पेमेंट करी थी। टोटल कितनी पेमेंट करी थी? 3,10,000। तो देखो ना, ये प्रेजेंटेशंस होती हैं, पहले इनर कॉलम में लिखो जो जो बेचा, फिर फाइनल बाहर लिख दो, जो 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 पे किया इनर कॉलम में लिखो, फाइनल टोटल अमाउंट बाहर लिखो। इससे क्या होता है ना बेटा कि हमें ये भी पता होता है कि इंडिविजुअल हमने लाइबिलिटीज कितने पे करी, एसेट इंडिविजुअल कितने हमने रियलाइज करे, और टोटल में भी हमें पता होता है। अब अगर हम देखो सीधा ये अमाउंट बाहर लिख देते ना, बाहर लिख देते, तो हमें ना यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट कर कर सारे एसेट के नाम लिखने पड़ते, बाय रियलाइजेशन करके क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज के नाम लिखने पड़ते, तो वो ना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, आपको बार बार लिखना पड़ता। पर क्योंकि आपने जो लाइबिलिटीज पे करी उसका टोटल बाहर लिख दिया, जितने एसेट आपने बेचे उसका टोटल बाहर कर दिया, तो देखो आपको आसानी हो गई। आपने सीधा टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा, बोला एसेट कितने के बेच बिके, टोटल 7,28,000 के। वैसे ही अब हम कह रहे हैं कि लाइबिलिटीज कितने की पे करी, टोटल 3,10,000 के। तो सीधा यहाँ डेबिट है बेटा, क्योंकि रियलाइजेशन में नुकसान हुआ, पेमेंट करा आपने, पर इससे बैंक अकाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लाइबिलिटीज पेड। और लाइबिलिटीज कितनी पेड करी टोटल आपने? 3,10,000। ठीक है, तो यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, फिर इसके बाद आता है पार्टनर्स का लोन। आपको पता है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई पार्टनर्स की लोन की रिपेमेंट तो नहीं हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, पर यहाँ तो पार्टनर्स ने लोन ही नहीं दे रखा था, पूरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कहीं था ही नहीं कि किसी पार्टनर ने क्या दिया हुआ लोन। तो जब लोन ही नहीं दे रखा तो लोन अकाउंट हमने बनाया नहीं, जब लोन अकाउंट बनाया नहीं तो हमने कुछ रिपे भी नहीं किया। तो यहाँ पर बेटा सेकंड पॉइंट में जो पार्टनर्स लोन हम रिपे करते हैं बैंक अकाउंट में, वो आएगा नहीं। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की। बताइए किस किस को पेमेंट करी है बेटा आपने? रमेश को पेमेंट करी है, उमेश को पेमेंट करी है। तो यहाँ डेबिट है, और जब बैंक अकाउंट में जाएगा तो वहाँ क्रेडिट होगा। यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पार्टनर्स के कैपिटल को रीपे कर रहे हो, बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ डेबिट हुआ। पर जब आप बैंक अकाउंट में जाओगे तो वहाँ क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये पेमेंट हो रही है तो ये क्रेडिट साइड में आ गया। रमेश को कितनी पेमेंट करी? 4,47,100। और उमेश को कितनी करी? 80,900। बस बेटा, हो गया। अब फाइनली आप बोथ साइड इसको टोटल करो, और ये ना बोथ साइड टैली होगा। अगर ये टैली नहीं हुआ, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं शायद रियलाइजेशन अकाउंट में गलती कर दी, शायद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। तो बैंक अकाउंट टैली यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि बेटा डिसोल्यूशन जब फर्म बंद होती है तो जितना पैसा फर्म के पास आता है उतना ही फर्म रिपे करने में लगा देती है। ठीक है, पहले वो अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करती है, फिर वो पार्टनर्स के लोन को पे करती है, पर यहाँ लोन था नहीं पार्टनर्स का तो रिपे नहीं किया, और लास्ट में पार्टनर्स के कैपिटल को रिपे करती है। तो जितना पैसा आता है उतना ही पैसा चला भी जाता है, तो इसलिए टैली होता है बोथ साइड। अब आप टैली करिए, 1,10,000 प्लस 7,28,000, तो ये आ रहा है 8,38,000। तो क्रेडिट का टोटल भी इतना ही होना चाहिए, 3,10,000 प्लस 4,47,100 और 80,900। तो यही आ रहा है बेटा 8,38,000। तो इट मीन्स कि हमारा पूरा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैश बैंक पूरा टैली हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट।
तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था, ठीक है। और वैसे तो क्वेश्चन ने सिर्फ यही मांगा था कि आप सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। तो देखो अगर रियलाइजेशन अकाउंट बोला है और ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है 6, तो सोचो देखो कितना ईजी है। पर हमने यहाँ पर फुल फ्लैज किया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, बैंक अकाउंट भी बनाया। तो अगर आपको बेटा कुछ भी अगर डाउट अभी भी हो आपके मन में, तो जब वीडियो मैं अपलोड कर दूँ ये वाली, तो आप यूट्यूब में जाकर अपना कमेंट सेक्शन खोलकर वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपका डाउट का रिप्लाई करूँगा। स्क्रीन में दिए हुए नीचे नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका आंसर बोलते ना एज फास्ट पॉसिबल बोलते ना आंसर करने का पूरा पूरा कोशिश करूँ, ठीक है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन फॉर टुडे बेटा, जो हमने आज किया, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा लगा करके, ठीक है। आई होप सो कि आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा हो, ठीक है। आप चाहें तो इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। जितना दिख रहा है उसको कॉपी कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। और ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। सर ये जो आपने कैलकुलेशंस करी है रफ, ये बेटा आप इन्हें ना रफ में जाकर कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहीं कर दिया बगल में ही, ठीक है। आप इसे रफ में कर सकते हो, पर मेक श्योर जहाँ आप अपना आंसर कर रहे हो वहाँ ऐसे सोल्यूशन मत करना, बिकॉज मेरे बच्चे फिर ये देखने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैंने तो कर लिया क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, पर बोर्ड एग्जाम्स में ना प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, सुंदर सुंदर। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप रफ में कर सकते हैं, है ना। जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे बेटा, तो आपको जो सीट मिलती है उसका जो लास्ट पेपर होता है, वहाँ पर आप अपना कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, तो वहाँ कर लेना ये सारी कैलकुलेशन। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने देख लिया, हाँ। और इसके बाद हमारे पास है बैंक अकाउंट, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ बेटा मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा छोटा सा लेक्चर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बेटा मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में समझाऊंगा। क्योंकि अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो भी वहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आएगा, तो अब मेरे लिए बताना जरूरी होगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। तो कल की क्लास में जब आप मुझे मिलोगे, यानी जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वहाँ पर बेटा मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हो सके तो आप इस वीडियो को बेटा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में वो बात है जिनसे मैं बच्चों का भला कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। और बोलते हैं ना कि आपके चेहरों पे और उन बच्चों के चेहरों पे देखकर जो मुझे बोलते हैं ना कि फाइनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो स्माइल आपके चेहरों पे आएगी और जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे बच्चे, अब मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।